गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 यानी क्लास 7 के हिंदी विषय में अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 जो हम लोग का वृंदा है, जो वृंदा चैप्टर हम लोग पढ़े इससे पहले आपका जो है वीडियो जा चुका है। जो ये कहानी है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये कहानी है, जिसमें वृंदा का कैरेक्टर, वृंदा का बिहेव, वृंदा के बारे में क्या सोचती है, वो वृंदा के साथ में जो जो अत्याचार हुआ वो अत्याचार का इसमें वर्णन इसमें चित्रित किया गया है। इसमें कुछ पैसेज हम लोग पढ़े हैं, जिस पैसेज के बाद हम आगे पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि क्या पढ़े थे हम लोग कि पंडिताइन चाची से कहकर वह दवाई क्यों नहीं लगवा लेती, जब उसको जो है गर्म पानी का उसमें लग गया था, जब बड़ा सा फोका हो गया था तो बहुत उसके बारे में बोला। यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब वृंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कही छिपा देने की आवश्यकता बताने वाली, कहता तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं जो अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी, न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची, वो जितनी क्रूर थी पंडिताइन चाची, इसे उसी का खास करके ज्यादा जिक्र किया गया है। लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची उस उग्र स्वर में, हाई वॉइस में, तेज आवाज में भयानक से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से घबराहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती है, गाय के चारा के लिए भरी जा रहा है घास, भूसा भरा जाता है। मुझे तो घास की पत्तियों भी चुभ रही थी, उसमें जब घुस गया उसमें वो भी चुभ रहा था, उसको जो गर्म पानी में वो पाक से फूल गया था। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर वृंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया वह टोक गोपी उस अद्भुत दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, हल्ला बोल करने लगा। तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? मैं तो सो गई थी उसी में। माँ ने वृंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैं वृंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसे घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकते? मुझ पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर वृंदा के घर पहुंच गई, मतलब उसकी सहेली। नीचे के सुनसान खंड में वृंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी, आंख पूरा अंदर धंस गया था, मतलब कमजोर होने की वजह से धंस गई थी। मुख दोनों से भरकर न जाने कैसा हो गया था। मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौना से भिन्न ही जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछौनों के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली वृंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। वृंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि ये नई अम्मा के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से है, चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती, तो फिर वृंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो गई। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई वृंदा के घर चल गई। ठीक है, जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर में झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी। उनसे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध था। अतः खिड़की से झांककर मैं वृंदा के दरवाजे पर जमा आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी।
इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध मैं उसे जानती थी। मतलब इतना भीड़ इकट्ठा हो गया था, लगता था कि वो किसी घर में शादी है या बारात आया है। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है या उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों की साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा कर ली थी, क्योंकि उसकी दोस्त को नहीं बुलाई थी, सहेली को नहीं बुलाया गया था। इससे उसे बहुत ज्यादा दुखी थी। उसको ऐसा लगा कि शायद उसके घर में शादी है। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उनके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला वह तो अपनी आकाश वासिनी अम्मा के पास चली गई। मतलब वह स्वर्ग सिधार गई, मर गई। ठीक उस दिन से मैं पराया चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती थी। कहाँ है बिंदा, वो ढूंढती रहती थी। ठीक आसपास छोटे तारों में बिंदा ढूंढती रहती थी, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। मतलब बिंदा और उसकी नई अम्मा जो उसकी माँ जो थी वो सौतेली माँ थी, उनका क्रूर उसका अत्याचार, बिंदा पर जो अत्याचार किया उसी अत्याचार का सारा वर्णन इसमें कहानी में किया गया है, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई। तब से कितना बीत चुका, पर बिंदा उसकी नई अम्मा की कहानी नहीं शेष नहीं हुई। कभी तो हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। मतलब दिनों दिन कहानी तो बनता ही रहता है, नया नया बात, नई नई घटना, नया नया बिहेव वो उसके साथ होता है। तो बच्चों, तो आप लोगों को ये चैप्टर तो आज हम खत्म करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और जानना चाहिए कि बहुत सारे इसमें कठिन शब्द का यूज करके बहुत सारे कहानी में वर्णन किया गया है। तो इसमें जिसमें दुर्बल के बारे में जानते हैं, वो कमजोर, विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित, सल्लज मतलब लज्जा सहित, कहता है अपरिचित मतलब अनजान, जिज्ञासा जानने की इच्छा, बाल सखी मतलब बचपन की सहेली, आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो जाना, आश्वस्त हो जाना, निश्चिंत हो जाना, संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, फिरकनी मीन्स हो गया फिरकी की तरह घूमना इधर उधर, तुमरी मीन्स हो गया तुम्हारी, अवसन्न मतलब उदास, खिन्न मतलब उत्साहहीन, प्रत्युत करना मतलब पद से हटा देना, मतलब अनुमय मीन्स हो गया विनय प्रार्थना करना, अकुंठित मतलब कुंठा से मुक्त, रहस्यमय मतलब राज से परिपूर्ण मतलब छिपी हुई कोई कहानी, रहस्य, कोलाहल मतलब हो गया शोर, अचिंत्य मतलब चिंता रहित, चिंता से परे। ये सब हमारे कठिन शब्द हैं। इसको कॉपी में लिखिए और उसको लेकर के याद कीजिए और इस कहानी को 2 बार 3 बार पढ़िए और पढ़ करके इसमें बहुत सारे ऐसे मौखिक अभिव्यक्ति शब्द है तो आप समझ में पढ़िए और उसका आंसर खोजिए, खुद को ढूंढिएगा। जितना पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा, उतना बार ज्यादा आपके लिए दिमाग में घुस जाएगा कहानी, ये हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा और आंसर देना तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है जो कि आपको कॉपी में इसका लिखना है और इसको भी कॉपी में लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको खुद को ढूंढिए, पढ़िए 2 बार 3 बार 4 बार चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर को खुद को बनाने का कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर भी अगर आप लोगों से जो प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं आप लोगों को इसका आंसर शीट में भेज दूंगा। और इसमें बहुत सारा ऐसे हमारा व्याकरण अभिव्यक्ति सब से रिलेटेड है। व्याकरण अभिव्यक्ति बहुविकल्पित प्रश्न है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाना है, फिर इन द ब्लैंक्स है, व्याकरण अभिव्यक्ति है, फिर बहुत सारा ऐसे चीज है जो कि एक पैसेज भी इसमें देखिए कि इसमें आपका एक पैसेज दिया हुआ है। इस पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ करके पैसेज के अंतर्गत एक कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसी के अंदर क्वेश्चन आंसर छुपा हुआ, उसको ढूंढ के बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अच्छा आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नहीं तो फिर आप लोगों को इसका जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू।